हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। तो यूपीएससी का डिफेंस एग्जाम्स के लिए हमारा कोर्स चल रहा है जिसमें एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक्स को हम कवर कर रहे हैं। सभी जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जामिनर चाहता है आपसे किसी भी क्वेश्चन के लिए, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। जो जो मेजर जो बुक्स होती हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, जो क्लियर करने के लिए आपको बहुत आसान होता है। ठीक है, रादर देन बाइंग थर्ड पार्टी नोट्स, आपको कोई ज़रूरत नहीं है थर्ड पार्टी नोट्स की। जो भी मेजर बुक्स हैं, जैसे अभी हम इंडियन पॉलिटी के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी की क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं प्लेलिस्ट के अंदर। मेरे चैनल पे आप आराम से देख सकते हैं, एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स के नाम से है। प्लस रेफरेंस बुक जो हमारी ज़रूरत है यहाँ पे, वो कौन सी है? वो है लक्ष्मीकांत। तो हमें ये दोनों कवर करनी बहुत ज़रूरी है। तो अपने एग्ज़ाम के लिए 5,000 6,000 इन सब के कोर्सेज थर्ड पार्टी नोट्स के खरीदने बंद कर दीजिए, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यूपीएससी रिलाई करता है एनसीईआरटीज पे, और कुछ रेफरेंस बुक्स हमें यूज़ में आती हैं जब हम उनके टॉपिक्स को कवर करते हैं। प्लीज़ अपने पैसे ख़राब मत कीजिए नोट्स खरीदने में, क्योंकि वो चीज़ें आप और जगह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पढ़ने के लिए सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर फ्री मिलेंगी, जहाँ पे एनसीईआरटीज के सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हम रेफरेंस बुक्स के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, अभी जैसे आज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होगी, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी वगैरह अपनी लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपको आगे अपडेट्स वगैरह चाहिए तो हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट आईबी एग्जाम्स। ठीक है, यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं, अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को। यहाँ पे सारी क्लास के अपडेट्स, सारे जो अभी जैसे थोड़े दिनों पहले मैंने, क्योंकि हमारा कोर्स ख़त्म होने वाला है, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2011 से 2023 के सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ भी वहाँ पे डाली हुई है, ताकि आप प्रैक्टिस करके और पूरा आज तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको देखकर और ये पता लगा सकेंगे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। एवरीथिंग इज कवर्ड, मतलब सारे क्वेश्चंस जो हैं उसमें कवर्ड है। आप आराम से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और आपके पास एक क्वेश्चन बैंक रहेगा, और वो भी लेजिट एग्जाम का। ठीक है, आपको उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं उसको। ये सब चीज़ों के पैसे देने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से वहाँ सॉल्व कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ पे सीधा आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब आप देखेंगे जिस तरीके से ये नोट्स को कंपाइल किया गया है ना, इतने शॉर्ट उसमें पेजेस में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 8 पेजेस में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दोनों कवर हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप खुद चाहेंगे लक्ष्मीकांत से पढ़ने, तो वहाँ पे 2-3 पेजेस तो हर चैप्टर के बाद रेफरेंसेस के आते हैं, यहाँ से आप पढ़ते हैं इस बुक से। ये वो कोई आपका फ़ायदा नहीं है और कोई पढ़ता भी नहीं है उसको, और वहाँ से क्वेश्चन बनते भी नहीं है, क्योंकि वो कोई टॉपिक है नहीं। लेकिन ये सारे पेजेस जब आते हैं ना आपके सामने, इतनी मोटी बुक आती है, तो आपको रिविजन करने में बहुत परेशानी होती है। ये सभी को होती है। ठीक है, तो रिवीजन आपकी आसान हो जाए और नोट्स आपको एक ही पेज पर मिल जाए, ताकि आप कंपेयर कर सकें, यूपीएससी से एसपीएससी को कंपेयर कर सकें। ये सब चीज़ें ना आपको फ़ायदा देंगी एग्जाम में लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, और रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूपीएससी में। तो स्टार्ट करते हैं आज हम क्लास से। और पहली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब मैं बता देता हूँ। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और जब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में जब आप देखते हैं, कुछ फ़र्क होते हैं। जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाते हो, किसी को डेजिग्नेट करते हो, तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब कि एक सिंगल लॉ से आपने उस बॉडी को बना दिया और लॉ से ही चेंज करते रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका मतलब ये होता है कि आपने उस ऑफिस को कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, और उसके बाद कुछ भी अगर उसके खिलाफ किया जाएगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहलाया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देंगी। सीधा मतलब ये होता है। तो इनके पास पावर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब कॉन्स्टिट्यूशन में डेजिग्नेट कर दी जाती है। ठीक है, और चीज़ें क्या हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की रिपोर्ट्स वगैरह होती है वो कहाँ जाती हैं? वो जाती हैं प्रेसिडेंट के पास। और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की होती हैं वो जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत बड़े फ़र्क हैं जो आपको नहीं समझ आएंगे।
ठीक है, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हुए चलेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। अब जैसे मैंने डिफरेंस बता दिया, कल को कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है अबाउट के ये रिपोर्ट किसको जाएगी, तो आपको पता है किस तरफ जाती है और किसके पास पावर ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हम शुरू करते हैं। फर्स्ट यूपीएससी, आर्टिकल 315 से 320 जो है, ठीक है, और पार्ट 14 के अंदर यूपीएससी को बताया हुआ है। ठीक है, कॉम्पोजिशन होती है चेयरमैन या फिर और आगे चेयरमैन तो होगा ही, और जितने भी मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करता है। अब कभी कभी ऐसा हुआ है कि एक से ज़्यादा, जैसे अभी तो फिलहाल 3 है, जैसे एक और साथ में 2, ठीक है, मेंबर्स होते हैं ऑफ यूपीएससी और एक चेयरमैन होता है, तो वो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट करते हैं। टर्म इनका क्या होता है, या तो 6 साल या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। ये मैं ऑलरेडी क्लासेस में बड़े आराम से कंसेप्चुअली मैं समझा चुका हूँ इन टॉपिक्स को, लेकिन फिर बता देता हूँ कि 6 ईयर्स या 65 ईयर्स का मतलब ये है कि अगर आज आपकी एज 58 है और आपको डेजिग्नेट कर दिया है एज द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ यूपीएससी, तो जैसे ही आपको 6 साल हो जाएंगे, मतलब 64 ईयर्स, तो आप वहां से बाहर आ जाएंगे, आपका टर्म उतना ही है। या अगर आप 60 की एज के हैं और आपको अपॉइंट कर दिया गया यूपीएससी में, तो जैसे ही आपकी एज 65 आ जाएगी, भले ही 5 साल पूरे हुए हो आपकी टर्म को, आपका टर्म खत्म हो जाएगा। तो या तो 6 साल या 65, जो चीज़ पहले हो जाएगी उसके हिसाब से आपका टर्म खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है 6, और यहाँ 62 ईयर्स है, और यहाँ पे अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। ये भी आर्टिकल 315 से 323 के अंदर ही आता है। क्वालिफिकेशंस, कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। ये होना चाहिए कि 50% मेंबर जो हैं उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का। ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको समझना सिर्फ ये है कि क्वालिफिकेशन ऐसी खास कोई दी नहीं हुई। रिमूवल कैसे होता है प्रेसिडेंट का, जब वो इंसॉल्वेंट हो, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने किया हो, या इन्फर्मिटी हो इन माइंड्स एंड बॉडी, मतलब प्रॉब्लम हो उसमें, मिसबिहेवियर हो, ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 319 के तहत उनको बाहर रिमूव करा जा सकता है। ठीक है, और इस रिमूवल के चांस में अगर रिमूव करना है प्रेसिडेंट को, तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेनी है, और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है वो बाइंडिंग इन नेचर होती है। याद रखना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि इन ग्राउंड्स पे इंसॉल्वेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड्स और बॉडी, और मिसबिहेवियर, इन सब चीज़ों में अगर है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई एडवाइस देता है तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है, प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस देगा, वैसे ही यूपीएससी का मेंबर विल स्टैंड रिमूव्ड। ठीक है, समझ आ रहा है। वैसे ही क्या है यहाँ पे भी ऐसा ही है। रिमूवल जो है यहाँ पे गवर्नर नहीं, कॉम्पोजिशन में सेलेक्ट गवर्नर करेगा, लेकिन यहाँ रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट की तरफ से होगा, और सेम ग्राउंड्स पे जिस पे यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर को रिमूव किया जाता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इन दोनों के पास होती है, क्योंकि आप उनसे पहले नहीं निकाल सकते उनको, और उनके रिमूवल के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो वो है वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसीलिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आप हमेशा देखेंगे इनका रिमूवल और वो सब चीज़ें जो मेजर बॉडीज़ हैं वो करती हैं। जैसे प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, और ये सब हेड ऑफ कंट्री, ऐसे प्रेसिडेंट और गवर्नर करते हैं। जैसे ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आएगी, वहाँ पे या तो कोई कमेटी बैठेगी या फिर गवर्नमेंट जो है वो उसको रिक्रूट करती है। ठीक है, मेंबर्स जो हैं आगे एलिजिबल नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए, अदर देन द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और एसपीएससी वंस ओनली। जैसे मान लीजिए आज आप यूपीएससी के चेयरमैन हैं, अगर आप वहां से रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद आप यूपीएससी या एसपीएससी के मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन मान लीजिए आप यूपीएससी के मेंबर हैं, सिर्फ मेंबर हैं, तो आप एसपीएससी के किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं। तो अगर मेंबर से चेयरमैन की पोस्ट पे आना हो तो एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, लेकिन उसके अलावा नहीं हो सकती। उसके बाद मतलब दोबारा एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। रोल क्या है, इट्स रोल इज एज वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। आपको पता है यूपीएससी मेरिटोक्रेसी पे बेस्ड होता है, और मेरिट सिस्टम के थ्रू आपको हर लेवल पे चेक करके वो रिक्रूट करता है, एडवाइजरी रिकमेंडेशंस देता है, और एक ओनली अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी। प्लीज याद रखिएगा, ट्रेनिंग देने का काम यूपीएससी का नहीं है, यूपीएससी सिर्फ रिक्रूट करती है, काम कराने का काम भी यूपीएससी का नहीं है, वो आगे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कराती है। ये सिर्फ आपको रिक्रूट करेंगी और पकड़ा देंगी आगे गवर्नमेंट्स को। सिंपल सा फंडा है।
फिर आता है हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 जो है वो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज एन ऑल इंडिया बॉडी बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन इज 3 मेंबर बॉडी। कभी ये एक थी, कभी 2 थी, ये चलता रहा है, इसमें आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी 3 मेंबर्ड बॉडी है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। और वो कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट। 6 या टिल द एज ऑफ 65 ईयर, सेम यूपीएससी वाला है, ठीक है, वहां पे इनके इलेक्शन के लिए, ठीक है, 65 के लिए। एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस जो हैं वो डिटरमाइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट। इन लोगों के कंडीशंस ऑफ सर्विस डिटरमाइन करते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड इन द मैनर एंड सेम ऑन द ग्राउंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है, सेम उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर हैं तो उसको रिमूव करना प्रेसिडेंट के हाथों में ही है, और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे ही रेकमेंड कर दे कि यार इस इलेक्शन कमिश्नर को निकाल दो, तो प्रेसिडेंट वहां से उसको निकाल सकता है। उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट जज जैसे रिमूवल का कोई सीन नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके पास इक्वल पावर होती हैं। कोई चेयरमैन होने की वजह से बड़ा छोटा नहीं है, तीनों के पास सेम पावर्स हैं। इक्वल सैलरी अलाउंसेस सब मिलती हैं, ठीक है। और वो सारी किससे सिमिलर होती हैं? टू दोज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उनके पास पावर कौन सी होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वाजाई जुडिशियल। क्वाजाई जुडिशियल क्यों? इलेक्शन डिस्प्यूट्स में देखता है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसलिए क्वाजाई जुडिशियल के थोड़ा जुडिशरी नेचर भी होता है, एडवाइजरी भी होता है इलेक्शंस के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव आपको पता है इलेक्टोरल रूल्स वगैरह देना, और जो मेंबर्स होते हैं जो आगे कंटेस्ट करना चाहते हैं इलेक्शंस, उनका पूरा वो सब सेटअप देखते हैं, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी है। इलेक्शन कमीशन जो है रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स और मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। उनके स्प्लिट एक साथ आना और मर्जर होना वो कौन देखता है? उसके डिस्प्यूट्स इलेक्शन कमीशन। इनके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये सब किया होना चाहिए, ऐसे ही आप मेंबर बन सकते हो, फिर ऐसा नहीं है। आपको प्रेसिडेंट की मर्जी है, प्रेसिडेंट ने किसको मेंबर बनाना है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है एज ऑफिस ऑफ मेंबर्स एंड नो अपॉइंटमेंट अदर देन सीईसी बाय प्रमोशंस फॉर ईसी एंड नो अपॉइंटमेंट फॉर सीईसी। इसका मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर कोई है तो फिर वो आगे अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती उसकी, लेकिन अगर आप सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप बन सकते हैं, ठीक है। अब हम साथ में देख लेते हैं फिनांस कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस भी है, आप लोग जानते हैं। आर्टिकल 280 के तहत एक फिनांस कमीशन जो है वो फॉर्म करनी होगी किसको? प्रेसिडेंट को, हर 5 साल के लिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अभी की करंट जो चल रही है, जिसको आगे एक्सटेंड भी किया गया है फिनांस कमीशन, उसके चेयरमैन कौन है? फिनांस कमीशन जो है वो बैलेंसिंग व्हील है ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब सेंटर और स्टेट्स। तो जो फिस्कल पॉलिसी है, पैसा जो है सेंटर से स्टेट में और स्टेट्स में भी कितने कितने की स्टेट में जाएंगे, ये सबको कौन देखता है? फिनांस कमीशन। जो आपको पता है कि सरकार के पास पैसा 2 तरीके से आता है, या तो वो टैक्स के थ्रू लेगा या वो लोन पे लेगा, 2 ही तरीके होते हैं। तो जो भी टैक्स का रेवेन्यू सरकार का आता है उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड इट इज अ क्वाजाई जुडिशियल बॉडी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स जो प्रेसिडेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं और एक स्पेशलाइज्ड पीरियड के लिए काम किया होता है। उनकी क्वालिफिकेशंस कौन डिसाइड करता है? देयर क्वालिफिकेशंस आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। चेयरमैन के लिए क्या है? हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। प्लीज याद रखिएगा, यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट्स पे जरूर क्वेश्चन पूछता है। चेयरमैन की क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन? एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स के अंदर। 4 अदर मेंबर्स जो हैं वो एक जज ऑफ द हाई कोर्ट या क्वालिफाई कर जाए वो हाई कोर्ट का जज होने के, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? अ पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है, उसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है एक फिनांस की एंड अकाउंट्स किसके? गवर्नमेंट के। उसके बाद अ पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये सब चीजें भी होनी चाहिए। चौथा, अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ये है चौथे मेंबर की जो होगी क्वालिफिकेशंस।
उसके बाद आता है चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर द सेकेंड टर्म। याद रखिएगा, चेयरमैन और मेंबर्स दोनों जो होंगे, किसके होंगे, दोनों आगे रीअपॉइंटमेंट के लिए दोनों चेयरमैन और मेंबर्स एलिजिबल हैं, सेकेंड टर्म के लिए वो दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं। रिकमेंडेशंस जो होती हैं फाइनेंस कमीशन की, वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर की होती है और कभी भी बाइंडिंग नहीं होती है ऑन दी गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखिएगा इसको। मतलब अगर फाइनेंस कमीशन कोई एडवाइस देती है गवर्नमेंट को तो उस पर बाइंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, एक छोटी मोटी बॉडी तो नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की रिकमेंडेशन आती हैं तो उसको मना करने से पहले भी कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर भी क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा अगर नहीं मानी तो। उसके बाद क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के खिलाफ जाते हैं तो आपका नैरेटिव भी है वो बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट होता है, तो बहुत ही प्रेशराइज होती है गवर्नमेंट। जब रिकमेंडेशन आती है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तो वो मानी जाती है। तो ये स्टेटमेंट बस याद रख लीजिएगा, एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे, लेकिन रियलिटी में देखेंगे तो ऑफकोर्स उसको सीरियसली लेती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास जीएसटी काउंसिल, जो आर्टिकल 279A में ऐड हुई थी। कैसे? 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी एक्ट 2016, टू मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, रिकमेंडेशन देने के लिए किस चीज़ पे? उन इश्यूज पे जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के ऊपर जो इश्यूज होंगे उन पे रिकमेंडेशन देने के लिए ये बनाई गई थी जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल को चेयर कौन करता है? जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स आर द यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फिनांस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फिनांस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। सभी स्टेट्स के जो होते हैं फिनांस रिलेटेड जो मिनिस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फेडरल बॉडी। समझने की ज़रूरत यह है कि जो पहले टैक्सेस अलग से स्टेट के, सेंटर के अलग हुआ करते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस में, अब एक फेडरल बॉडी बना दी गई है ताकि फेडरलिज्म के नेचर को प्रमोट किया जा सके और सेंटर और स्टेट्स की इक्वल जो है रिप्रेजेंटेशन, उससे क्या हो कि दोनों का से इंपॉर्टेंटली एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे पता चल सके। ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों को रिप्रेजेंटेशन मिलती है यहाँ पे, इसीलिए इट इज़ अ फेडरल बॉडी। सब डिसीजंस जो होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के शैल बी टेकन एट अ मीटिंग, कैसे? बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। मतलब 3/4 वोट्स तो आपको चाहिए होंगे अगर किसी डिसीजन को आपने अग्री करवाना है। ठीक है, ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, टोटल मेंबर्स का नहीं, जितने उस टाइम प्रेजेंट हैं उसके हिसाब से। सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 रिप्रेजेंटेशन होता है और स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए मैंने बताया कि ये एक फेडरल बॉडी है। फिर आता है हमारे पास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 148 जो है, ठीक है, वो सीएजी के हेड जो ऑफिस है उसको डिफाइन करता है। ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक है, एट सेंटर एंड एट एनी स्टेट लेवल। सभी के जो पर्सेज होते हैं, मतलब जो उनके पास फंड्स हैं जो लेजिस्लेचर के अंदर हैं, उनको संभालने का काम भी सीएजी का होता है, विच इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब हटाना और लगाना ये काम प्रेसिडेंट के पास है। वही सेम 6 और 65 ईयर्स ये देखते आ रहे हैं हम कि अभी तक सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की 6 to 65 ही चल रही हैं। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट उसी ग्राउंड्स पे जिस पे सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है। कोई भी रीअपॉइंटमेंट एंड नो मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स हिम इन द पार्लियामेंट, कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी और कोई भी मिनिस्टर उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा पार्लियामेंट में ये बोल के कि मैं उसके बिहाफ पे कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 149 बताता है कि क्या ड्यूटीज होंगी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, जो एक पार्लियामेंट, जैसे क्या होता है कि आर्टिकल्स में आप बताते हो कि ये चीज़ें होंगी, उसके बाद पार्लियामेंट उस पर लॉ बना के उसको डिफाइन करने की कोशिश करती है, सारे पैरामीटर्स देती है कि ऐसे ऐसे उसकी ड्यूटीज और पावर्स होंगी। तो सीएजी एक्ट 1971 के तहत सीएजी सभी को ऑडिट करता है, किसको? फंड्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और वही स्टेट्स के लिए भी करता है। ये रिपोर्ट करता है ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं प्रोजेक्ट या प्रोग्राम जो मिनिस्ट्रीज ने डिसाइड किया था करने का, जो डिस्कस किससे किए जाते हैं?
पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बहुत साथ रह के ये काम करवाता है। रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 151। ये रिपोर्ट्स तीन तरीके की होती हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, फाइनेंस अकाउंट पे एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स। आर्टिकल 279 बोलता है कि सीएजी जो हैं ascertains and certifies the net proceeds of any tax and that is final। वो जो नेट प्रोसीड्स होते हैं किसी टैक्स के, जो आखिरी में टैक्स आता है हमारे पास, उसको देखता है और वो बताता जो है वो फाइनल होता है एकदम। ठीक है, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, पार्ट 16 के अंदर आती है ये आर्टिकल 338, ये आर्टिकल 338A, दोनों सेम अमेंडमेंट से आती है। 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 और 2004 में फिर चालू हुई। यही भी 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 और 2004 के अंदर चालू हुई। एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 मेंबर्स होंगे, 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स, टोटल 5 मेंबर्स होंगे। ठीक है, यहां पे भी सेम है बिल्कुल, इंक्लूडिंग 1 लेडी मेंबर, याद रखिएगा प्लीज। शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। मतलब प्रेसिडेंट ये अपॉइंट करेगा और जो है आगे हर चीज हटाने का और सब करने का वो प्रेसिडेंट का काम है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, टर्म जो होता है 3 इयर्स होता है। यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस इन सब का 3 इयर्स होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ चार्ज, जिस दिन से वो आते हैं। फंक्शंस क्या है? इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, इंक्वायरी करना, एडवाइस देना सरकार को एंड पार्टिसिपेट करना प्लानिंग प्रोसेस जब शेड्यूल्ड कास्ट की बात आए। अपनी जो रिपोर्ट है वो एनुअली किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। इनके पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट होती है, मतलब जिसने अगर कुछ गलती की है तो उसको ये ठहरा भी सकते हैं गलत और उसके बाद एक सिविल कोर्ट की तरह उस पर पनिशमेंट्स वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड द शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी सेफगार्ड्स प्रोवाइड करते हैं उनको, उनके एक्सप्लॉयटेशन कोई हो रहा हो वो, और प्रमोट करते हैं उनका सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। कैसे? सरकार को टाइम टू टाइम ये लोग रिपोर्ट्स देते हैं और टाइम टू टाइम उनको आगाह करते हैं कि ये सब ज़रूरतें हैं इन लोगों के करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ। चेयरपर्सन हैज़ बीन द रैंक ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, यहाँ पे भी सेम है। ये दोनों जो हैं ये दोनों सेम हैं, बस क्योंकि ये सब कुछ सेम था इनके अंदर, एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी वो मैंने किसी एक तरफ डाल दी, कोई इशू नहीं है उसका। वाइस चेयरपर्सन के पास रैंक होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड अदर मेंबर्स हैव द रैंक ऑफ अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये होती है उनकी रैंक, इन रैंक के ऑफिसर्स को डाला जाता है। फंक्शंस इसके भी क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 338A उन्होंने कुछ ड्यूटीज दी हैं, सेम ड्यूटीज हैं, सिविल कोर्ट की तरह काम करते हैं और एनुअली अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिसेंटली ही 2018 में हुई थी। पहले इसके पास एक स्टेटस नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और 338 हमने पढ़ा शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 338A पढ़ा हमने जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है और 338B जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, कमीशन में 5 मेंबर्स है, सेम वही वाला, टर्म भी सेम है, कंडीशन सब कुछ सेम है, फंक्शंस भी बिल्कुल सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं वही सारी चीज़ें इसमें भी हैं। फिर आता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में जो हुआ था, 1956 में एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया था, प्लीज़ याद रखिएगा। उन्होंने आर्टिकल ऐड किया 350B, किसमें? पार्ट 17th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 17th। कुछ फॉलोइंग प्रोविजंस हैं इसके अंदर। क्या है कि एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ की जो लैंग्वेजेस हैं या वो माइनॉरिटीज़ जो लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है, कि उनकी लैंग्वेज अब इतनी कम हो गई है लोगों के बटके कि वो माइनॉरिटी है। ठीक है, तो उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर होता है। इसको कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ड्यूटी होती है स्पेशल ऑफिसर की कि वो इन्वेस्टिगेट करे सभी मैटर्स को और सेफगार्ड करने की कोशिश करे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को इन मैटर्स के ऊपर जब भी प्रेसिडेंट उसे बोले। प्रेसिडेंट को ये सारी रिपोर्ट्स किसके सामने रखनी होती है? दोनों हाउसेस के सामने, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, और ये रिपोर्ट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स को भी भेजी जाती है जहां पे कोई इशू चल रहा हो।
कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी स्पेसिफाई कर नहीं करता, ना ही क्वालिफिकेशंस, ना ही टेन्योर, ना ही रिमूवल। ये कौन करेगा? ये पार्लियामेंट करेगी। बाय कैसे? पार्लियामेंट बाय लॉ। ठीक है, क्वालिफिकेशन, टेन्योर एंड रिमूवल। या प्रेसिडेंट भी कर सकता है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये सब चीजें जो है यहां पे नहीं डिफाइंड है। देन कम्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? मान लीजिए कि सरकार के खिलाफ किसी ने केस कर दिया। अब सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर तो जाके नहीं खड़े हो जाएंगे, होम मिनिस्टर तो जाके नहीं खड़े हो जाएंगे कोर्ट में पार्लियामेंट को या फिर बेसिकली गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए। तो गवर्नमेंट के डिफेंस के लिए खड़े होते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए केस लड़ते हैं, गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए। अटॉर्नी जनरल है एक यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। ये हमने एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत जब किया था पूरा एग्जीक्यूटिव एक ही क्लास के अंदर, वहां पे हमने देखा था। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री में अंडर आर्टिकल 76। प्लीज याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 76 जो हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं, इनके बारे में वहां लिखा हुआ है। एजी जो है अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट, सही बात है, गवर्नमेंट ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही तो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। कौन होना चाहिए? क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझिए इसको कि वो बंदा जो क्वालिफाई कर सकता है एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जज हो ही हो, वो क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज। एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है, जाना माना इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, जो भी होगा एमिनेंट ज्यूरिस्ट है कि नहीं वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ ऑफिस नहीं फिक्स्ड होता। ये बेसिकली क्या होता है कि सरकार बदलती है तो सरकार अपने लॉयर को भी चेंज कर लेती है, उसके हिसाब से ऑफिस में इसको नए बंदे को अपॉइंट कर लिया जाता है। रिमूवल ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, हटाएगा भी वही, लगाएगा भी वही। मे बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। ये बेसिकली गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये हमारे को संभाल पाएगा कि नहीं, तो गवर्नमेंट बोलती है प्रेसिडेंट को, सारी एडवाइस काउंसिल मिनिस्टर्स देते हैं और फिर इसके बाद इनको हटा दिया जाता है। एडवाइस देती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन लीगल मैटर्स पे जो विच आर रेफर्ड टू हिम और हर बाय द प्रेसिडेंट। वो पूछते हैं उससे कि भाई क्या करना चाहिए हमें इसमें, तो वो रिकमेंडेशंस देते हैं। अपीयर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट में, और सभी कोर्ट्स में जाके बैठ सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के पास एक राइट टू ऑडियंस है, किसी भी कोर्ट में कोई केस चल रहा हो तो वहां पे जाके बैठ सकते हैं। उनको दोनों हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में जाके बैठने का और बोलने का पूरा हक है, लेकिन वो वोटिंग जब होगी किसी मोशन पे तो वोट नहीं करेंगे। ही इज नॉट फुल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, ठीक है, इसका मतलब वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकता है। वो प्राइवेटली किसी के लिए केस लड़ सकता है, मेरे और आपके लिए हम पैसे दें, वो अपनी फीस बताएंगे तो वो हमारे लिए भी केस लड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो गवर्नमेंट के लिए ही लड़ेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस अपनी करेंगे कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, प्लीज़ इसको भी समझिएगा। फिर आता है एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट। गवर्नर जो होते हैं हर स्टेट के, वो अपॉइंट करते हैं इस इंसान को, जो भी उनको एडवाइस देती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट की। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। वहाँ सुप्रीम कोर्ट था या हाई कोर्ट था, आर्टिकल 165 के तहत इस ऑफिस को बनाया गया है। ये ड्यूटी होनी चाहिए कि एडवाइस दे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को उन लीगल मैटर्स पे जिनके बारे में पूछा जाए उससे। ठीक है, और जो भी लीगल कैरेक्टर की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो करने के लिए। ठीक है, गवर्नर इनको ड्यूटी असाइन करता है कि ये केस के लिए करना है, वो सारी चीज़ के लिए करते हैं। एंड टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम। ठीक है, मतलब जो भी उन पे फंक्शन डाले जाएंगे बेसिकली वही लैंग्वेज है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, अदरवाइज वही सेम चीज़ है। वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर के उस पे ऑफिस को होल्ड करते हैं। एंड शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन, वो चीज़ें जो उनको मिलनी चाहिए वो मिलेंगी, जो भी गवर्नर जो है डिटरमाइन करती रहेगी टाइम टू टाइम। होल्ड्स द राइट टू स्पीक इन द स्टेट असेंबली, लेकिन राइट टू वोट नहीं होता। सेम चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ वहाँ पे गवर्नर आ जाएगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, सिंपल। अब हम शुरू करेंगे अपनी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ये थोड़ी बड़ी बॉडीज़ होती हैं, लॉज के थ्रू बनाई जाती हैं, और उसके कभी कभी लॉज भी हो सकते हैं, कभी कभी सिर्फ एक अटैच्ड ऑफिस भी हो सकता है, या इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऐसी बॉडी जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, ठीक है,
वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर बनाई हुई हैं और उनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बुलाया जाता है। पहला हम पढ़ेंगे नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जैसे मैंने बताया, और एक रेजोल्यूशन, यूनियन कैबिनेट ने बस एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, उससे क्या बन गए, ये थिंक टैंक बनाया गवर्नमेंट का। जनवरी 1 2015 में एक प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब किसी भी, जैसे आज मान लीजिए डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी चल रहा है, डिजिटल इकोनॉमी की बात करना चाहते हैं, ठीक है, या हम बात करना चाहते हैं मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसकी बात करना चाहते हैं, तो अगर सरकार को कोई पॉलिसी बनानी भी है इस पे, तो नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह कैसे काम करता है, वहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एनजीओ के ऑफिशियल्स, साथ में आपकी तरफ से अगर जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स आ गए, इंडस्ट्री जो उसमें जुड़ी हुई हैं, तो बहुत सारे ब्रेन्स आकर ना वहाँ पे डिसाइड करते हैं, बातचीत करते हैं, और उसके बाद उन पॉलिसीज़ को फॉर्म करने के लिए उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक बेटर अप्रोच से आने की कोशिश करते हैं एक पॉलिसी के लिए। तो ये सोचने का काम नीति आयोग का है सरकार के लिए, और लॉ, उसको लॉ में बनाने का काम पार्लियामेंट का है, ये आप जानते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को करते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्टेट, पहले प्लानिंग कमीशन में नहीं होता था ना इतना रोल स्टेट का, लेकिन क्या है अब कि स्टेट और सेंटर दोनों आके यहाँ पे पॉलिसीज़ के लिए सोचते हैं। बॉटम अप अप्रोच है, पहले हमारी होती थी, ठीक है, कैसे के ऊपर जो है एक पॉलिसी बना दो, वो धीरे धीरे चली जाएगी नीचे की तरफ, विलेज की तरफ, या फिर मतलब सोच लीजिए लोकल लेवल तक चली जाएगी, लेकिन ये सोचते हैं कि बॉटम से शुरू होनी चाहिए और फिर वो ऊपर की तरफ जानी चाहिए अप्रोच, तो बॉटम अप अप्रोच को ये फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, चेयरमैन कौन होगा, प्लीज याद रखेगा, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन, एक गवर्निंग काउंसिल होगी वहां पे बैठ के, जो कौन होगा, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं सभी स्टेट्स के, ठीक है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उन यूटीज के, यूनियन टेरिटरीज के, जहां पे कोई लेजिस्लेचर नहीं है। मतलब यहाँ पे दिल्ली और पुडुचेरी कवर हो गए क्योंकि स्टेट्स और यूटीज के सभी चीफ मिनिस्टर्स, और गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स उन जगहों से, क्योंकि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर तो है नहीं क्योंकि लेजिस्लेचर ही नहीं है, तो वहाँ से ये लोग आते हैं। फिर गवर्निंग काउंसिल से और नीचे लेवल पे होती है रीजनल काउंसिल्स, ये कंस्टिट्यूट की जा सकती है, मतलब कोई परमानेंट ऑफिस तो नहीं है, की जा सकती है जब स्पेसिफिक इश्यूज को हमें एड्रेस करना हो, जब प्राइम मिनिस्टर को लगे कि बेसिकली ये एक से ज़्यादा स्टेट को बहुत है हैम्पर कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, तो वो सेट कर सकते हैं। ये काउंसिल्स कैन बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, या वो जो नॉमिनी बिठाएं अपनी जगह पे वो, ठीक है। और कौन कौन होते हैं इसमें, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, सभी स्टेट्स के जो उस रीजन में हों जिसके लिए बनाई जा रही है स्पेसिफिकली, ठीक है। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, मतलब जो हर वक्त बैठी होती है नीति आयोग में। रीजनल ऑफिसेज तो हमने देखा, ये क्या है, ये परमानेंट ऑफिस नहीं है, टेम्पररी ऑफिसेज है, बनाए जाते हैं जब भी कोई स्पेसिफिक इशू होता है। फ्रेमवर्क क्या है इनका, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क देखे तो एक वाइस चेयरपर्सन तो पता है हमें प्राइम मिनिस्टर है, वाइस चेयरपर्सन होगा हु विल बी द इंचार्ज ऑफ एवरीडे एक्टिविटीज, ही हैज़ द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक होती है इनकी, ठीक है, मतलब इनको कैबिनेट मिनिस्टर तक का दर्जा है। 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, ये वाइस चेयरपर्सन हो गया, 4 फुल टाइम मेंबर्स और आ गए, हु हैव द रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन लेवल के ऊपर। देखो स्टेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में बहुत फर्क है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जो अकेडमिक्स होते हैं, किसमें, फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटी और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, वो अपॉइंट किए जाते हैं रोटेशनल बेसिस पे, एक के बाद एक, मतलब ऐसे आते रहेंगे। यूनिट कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं नॉट एक्सीडिंग 4 आर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि यार 4 लोग हमें कैबिनेट मिनिस्टर के चाहिए जो वहाँ बैठ सकें एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स किस तरफ से आएंगे, यूपीएससी बड़ा खेलता है इन क्वेश्चंस पे, वो गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, और बाकी सारे जो हैं बेसिकली हैं तो गवर्नमेंट की साइड से ही, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, लेकिन वो बाहर के लोग होते हैं। यहाँ पे 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठेंगे गवर्नमेंट की कैबिनेट से जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। एक सीईओ होगा,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसकी रैंक होगी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक आईएएस ऑफिसर एक हो सकता है ये, जो अपॉइंट करेगा कौन? प्राइम मिनिस्टर। तो सारी अपॉइंटमेंट्स मैंने बताया था ना आपको कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से जब कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में या तो कोई कमेटी होगी जो किसी को इलेक्ट करेगी, या गवर्नमेंट करती है काम। तो यहाँ पे कौन कर रहा है? हर चीज़ प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। वो करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल पे, एक रैंक पे, किसको? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाएंगे। उनकी एक फिक्स टेन्योर होती है और वो सर्व करते हैं एज अ मेंबर सेक्रेटरी टू द आयोग। ठीक है। फंक्शंस कौन से हो सकते हैं? डिजाइन करना किसी पॉलिसी को या प्रोग्राम को, उसके फ्रेमवर्क को पूरा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉस्टर करना, मॉनिटर करना और इवैल्यूएशन करना। आपने सुना होगा 7 ईयर एजेंडा, 3 ईयर एजेंडा जो नीति आयोग चलाती है, तो बेसिकली वो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती हैं। थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब, इन सब के लिए जो ये हैं, ये फंक्शंस होते हैं किसके? नीति आयोग के। अब हम आते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्ता। इससे डीप में कोई क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कभी भी यूपीएससी आपको चैलेंज कर सकती है आपके इस नोशन को कि नहीं आते होंगे, इसमें कभी भी कर सकती है। तो क्यों ऐसी चीज़ छोड़ना? मतलब मान लीजिए पॉलिटी आपकी स्ट्रांग है और उसमें आप सब पढ़ के चले गए, छोड़ दिया, और पॉलिटी से इसी पे 2 क्वेश्चंस पूछ लिए, आप तो फंस जाओगे ना। तो प्रिपरेशन ऐसी करो कि पूरी हो एटलीस्ट उन बुक से जो एग्जामिनर चाहता है कि आप पढ़ो। अंडर द 2013 एक्ट लोकपाल बनाया, जिसमें एक चेयरपर्सन होगा एंड नॉट एक्सीडिंग 8 मेंबर्स ऑफ हुम, जिसमें से 50% जो होंगे वो जुडिशियल बैकग्राउंड से होने चाहिए, वो जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। 50% से कम जुडिशियल मेंबर्स नहीं चलेंगे, 50% से ज़्यादा लोग जो होंगे वो जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। एंड एक्ट स्टेट्स दैट नॉट लेस देन 50% फ्रॉम अमंग पर्सन्स बिलोंगिंग टू SCs, STs एंड OBCs, इन माइनॉरिटीज़ की एंड वीमेन, इन सब की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए लोकपाल में, कि 50% जो मेंबर्स हैं एटलीस्ट वो सब तो इन कम्युनिटीज से आते हो, SCs, STs, OBCs, माइनॉरिटीज़ एंड वीमेन। ठीक है। 1 चेयरपर्सन एंड नॉट एक्सीडिंग 8, तो 1 + 8 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, मैंने छोटे इसमें यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आप याद कर सको। एक सर्च कमेटी बैठती है जो ये डिसाइड करती है कि हम लोग यार इन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कैसे करेंगे। ऐसे तो है नहीं गवर्नमेंट, क्योंकि आपको अभी लोकपाल के जब हम देखेंगे ना उनके क्या काम करते हैं वो, तब आपको समझ आएगा कि हाँ यार, गवर्नमेंट अगर चूज़ करती तो अपने हिसाब से कर सकती थी। ज़रूरी था कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो हो वो बहुत सारे दिमाग लगें उसमें, और एक फेयर एंड जस्ट तरीके से वो लोग किसी को सेलेक्ट करें। सर्च कमेटी बनती है जो पैनल ऑफ कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करेंगे। सिलेक्शन कमेटी क्या है? प्राइम मिनिस्टर होंगे उसमें, स्पीकर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एक ज्यूरिस्ट, मतलब लॉ मेंबर होगा एक। वो रेकमेंड करेंगे नेम्स फ्रॉम अमंग दिस पैनल एंड द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट दीज एज मेंबर्स। ये लोग डिसाइड करेंगे, रेकमेंड करेंगे नेम्स, ठीक है। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट उनको रिक्रूट कर लेगा। कौन है? प्राइम मिनिस्टर प्लस स्पीकर प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अ ज्यूरिस्ट। ठीक है। कितने मेंबर बॉडी हो गई? 5 मेंबर। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। सैलरीज और अलाउंसेस की अगर बात करें तो उनकी वही होती है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होंगी, इनकी वही सैलरीज होती हैं। अलाउंसेस और सर्विस कंडीशन सेम होती है। चेयरपर्सन के लिए, दूसरे मेंबर्स के लिए, जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए जो सारी चीजें होती हैं वो उन पे लागू होती हैं। जुरिस्डिक्शन क्या है? फॉर अ वाइड रेंज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। कौन कौन? प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, MPs, इनसे लेकर ग्रुप A, B, C एंड D के ऑफिसर्स जो आप यूपीएससी में रिक्रूट होंगे A और B में, तो बेसिकली वो वाले ऑफिसर्स भी किसके अंडर आएंगे? लोकपाल के, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के। लोकपाल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हैं और लोकायुक्ता के अंदर स्टेट्स को देखते हैं। ठीक है। और इवन इट्स ओन मेंबर्स, उनके लिए भी वो जांच कर सकते हैं और केसेस देख सकते हैं। इनके ऊपर भी इनकी पूरी ज्यूरिस्प्रूडेंस होती है। ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ इंक्वायरी इन सर्ट, कुछ केसेस में एक्सेप्शन होती है। एक्ट जो है वो अलाउ नहीं करता है एक लोकपाल को टू इंक्वायर करना अगर जो एलिगेशन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक पे हो,
एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक पे हो, पब्लिक ऑर्डर पे, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। इन टॉपिक्स की जब बात आती है तो एक एक्सेप्शन आ जाती है कि लोकपाल इन चीज़ों पे इंक्वायरी नहीं कर सकता अगर कोई आपने मतलब एलिगेशन लगाई है प्राइम मिनिस्टर पे इन मैटर्स पे, तो लोकपाल की इंक्वायरी काम नहीं करेगी इस पे। कंप्लेंट्स जो होंगी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट आर नॉट टू बी प्रोब्ड, तब तक उस पर आगे बात नहीं होगी जब तक फुल लोकपाल बेंच जो होगा वो कंसिडर ना कर ले कि हाँ हमें इंक्वायरी करनी चाहिए। और वो कंसिडर कैसे कर ले? एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स अप्रूव इट एंड सच एन इंक्वायरी अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर हैपेंस। मतलब अगर उन्हें नॉर्मल केसेस में भी, ये एक्सेप्शन तो यहां पे है, लेकिन अगर नॉर्मल केसेस हों, इन सब चीज़ों को छोड़ के, इन मैटर्स को छोड़ के, इंटरनेशनल रिलेशन ये सब को छोड़ के, जब उन्हें ये करनी भी हो आगे इंक्वायरी, तो उस इंक्वायरी से पहले जो मेंबर्स हैं उसमें से 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो हैं, मतलब 9 लोग हमने देखे हैं, 1 प्लस नॉट मोर देन 8, 9 मेंबर्स में से एटलीस्ट जो हैं 6 मेंबर्स ये बोल दें कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी इंक्वायरी होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है? इंक्वायरी क्या है? लोकपाल जब एक कंप्लेंट रिसीव करते हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी जाती है जो 90 डेज में कंप्लीट करनी पड़ेगी। या इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं किसी एजेंसी को, जैसे हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सीबीआई वगैरह, इनको बोल सकती है। आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट, जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है देखने के लिए कि क्या एलिगेशन जो लगी हैं बेसिकली देख तो लें कि मुद्दा है उसमें कुछ, ये नहीं कि बस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दो, ज़रूरी है कि इंक्वायरी करना, उसके बाद इन्वेस्टिगेट, पहले इंक्वायरी होती है, क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, फिर आगे इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है? रिपोर्ट आने के बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, तो क्या होता है, लोकपाल ऑर्डर करता है एक इन्वेस्टिगेशन किसी भी एजेंसी से, या एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, या कोई और अप्रोप्रिएट एक्शन जो उनको लगे कि लेना चाहिए किसी भी कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट। ठीक है? और इट कैन ऑर्डर द क्लोजर ऑफ द प्रोसीडिंग्स, या ये बोल सकती है कि नहीं इन प्रोसीडिंग्स को बंद कर दो। इंक्वायरी के लिए आगे बोल सकती है या बंद भी कर सकती है। ठीक है? लोकपाल कैन नॉट टेक सुओ मोटो अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। याद रखिएगा, लोकपाल खुद से ये नहीं बोल सकती कि एलिगेशंस हम लगाना चाहते हैं। जब एलिगेशंस लगे और उनके पास वो रिक्वेस्ट आए उन एलिगेशंस की, तभी वो कर सकते हैं, अपनी मर्जी से किसी केस को खोल नहीं सकते। ठीक है? फिर लोकयुक्ताज आते हैं, ये स्टेट इक्विवेलेंट्स होते हैं ऑफ सेंटर। जैसे लोकपाल सेंटर के लिए, वैसे लोकयुक्ताज डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में खुलती हैं उसी तरीके से। सभी स्टेट को बॉडी बनानी है ऐसी, टू बी नोन एज द लोकयुक्ता फॉर द स्टेट, अगर एस्टैब्लिश नहीं की हो। ठीक है? बाय अ लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, उन कंप्लेंट से डील करने के लिए जो करप्शन के लिए हो अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज। 1 साल के अंदर अंदर आपको बनाना पड़ेगा जब ये एक्ट आ गया हो, लेकिन अभी तक नहीं बने, ऑफ कोर्स चालू नहीं हुआ है। जैसे ये एक्ट आ जाए उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको अपने सबको लोकयुक्तास बनाने पड़ेंगे। टर्म क्या होगी? 5 साल और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है? रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं सेकेंड टर्म की रीअपॉइंटमेंट के लिए। और रिकमेंडेशंस जो दी जाती हैं लोकयुक्ता की तरफ से, वो सिर्फ एडवाइजरी है और बाइंडिंग नहीं होती स्टेट गवर्नमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट में उसको माने या ना माने ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, कोई बाइंडिंग नहीं है इनके ऊपर। ठीक है? समझ आ रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूं आराम से आपको एक एक चीज़, एक एक एस्पेक्ट समझा सकूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो पढ़ते वक्त या रिवीजन करते हुए। ठीक है? फिर आता है हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिन्होंने नाक में दम किया हुआ है सभी सरकारों के। क्या होता है? इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी मतलब बाय लॉ इन्होंने बनाया है। लॉ का नाम क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। उस लॉ के तहत एक कमीशन सेटअप की गई है जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। यहाँ पे भी सेम है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हर स्टेट लेवल के लिए सेम है यहाँ पे। एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ, ये हमने देख लिया है, इट कैन इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये इंक्वायरी कर सकती है, याद रखना, इंक्वायरी कर सकती है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे, जब ऐसे सब्जेक्ट्स हों जो स्टेट लिस्ट के अंदर कवर्ड हैं। बाकी जो सेंट्रल लिस्ट में कवर्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशंस होती हैं तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन काम करती हैं। और कंकरेंट लिस्ट में भी हो, जो 7 शेड्यूल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके हिसाब से। ठीक है?
NHRC इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ इंडियाज कंसर्न। ये बेसिकली जो हमारे कंसर्न है प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए, उसको हमने एक चेहरा दिया है और एक ऐसी कमीशन बनाई है जो इसको देखेगा आगे और हमारे इन आइडियल्स को और हमारे इन इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएगा। कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है जिसमें एक चेयरमैन होगा और 5 मेंबर्स होंगे, तो 1+5 होगा यहाँ पे। चेयरपर्सन कौन होगा? एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, याद रखना प्लीज, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। या तो अभी बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो, या फिर वो जो CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आज ऑफिस में बैठे हैं वो नहीं, जो थे और रिटायर हो चुके हैं वो चेयरपर्सन हो सकते हैं। सिर्फ ये 2 लोग हो सकते हैं। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कब? जब एक 6 मेंबर कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशंस आए, वही कमेटी वाला हिसाब आ गया। प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर सेम जो पहले हमने देखा था। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यहाँ पे आ गया, वहाँ पे स्पीकर था, डेप्यूटी चेयरमैन नहीं था, यहाँ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आ गया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों हाउसेस से जो पार्लियामेंट के होंगे वो, और यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, तो कितने हो गए? 6 मेंबर्स हो गए। 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर्स यहां पे हो गए। ये लोग एक नाम भेजेंगे और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देगा। वो 3 साल के लिए होते हैं और अंटिल द एज दे अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स। 3:70 की इनकी टेन्योर है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम फ्रॉम द ऑफिस। कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में इनको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से। यहाँ पे देख लेते हैं, गवर्नर जो हैं स्टेट के वो अपॉइंट करते हैं चेयरपर्सन को और दूसरे मेंबर्स को ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ कमेटी। कौन है? चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, यहाँ वहाँ पे स्पीकर, यहाँ पे भी स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट के अंदर काउंसिल भी हो। ठीक है, हर जगह मोस्टली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो यहाँ पे उसका कोई प्रोविजन ही नहीं है। स्टेट होम मिनिस्टर होंगे, यहाँ पे भी होम मिनिस्टर हैं, और यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली के। लेकिन अगर स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं तो चेयरमैन वहाँ का, अब यहाँ पे सोचिए डेप्यूटी चेयरमैन है, यहाँ से चेयरमैन क्यों उठा रहे? क्योंकि यहाँ का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को हिसाब ही नहीं है, तो यहाँ के चेयरमैन और लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों मेंबर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे भी 6 हो जाएंगे। अदरवाइज नॉर्मली 4 चलते हैं। ठीक है, जिन स्टेट्स के अंदर सेकेंड हाउस भी होता है वहाँ पे 6 लोग आ जाते हैं। चेयरमैन और एनी अदर मेंबर इज रिमूवेबल बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर अपॉइंट कर रहा है, हटा कौन रहा है? प्रेसिडेंट। चार्ज ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर कैसे होगा? जब सुप्रीम कोर्ट प्रूव करेगा कि वो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है। इंक्वायरी होगी बाय अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद गवर्नर को या प्रेसिडेंट को बताएंगे कि भाई ऐसा है, हाँ ये निकलने चाहिए क्योंकि इनका मिसबिहेवियर प्रूव्ड है या इनकैपेसिटी भी प्रूव कर दी है हमने, तो आप इनको निकाल सकते हो। फिर आती है हमारे पास सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, और साथ में आती है आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। यूपीएससी वालों का नहीं पता, लेकिन जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं आपने हमेशा सुना होगा कि यार सर आरटीआई फाइल कर दी, आरटीआई फाइल कर दी। अब वो आरटीआई को मैनेज कौन कर रहा है, अब वो देख लेते हैं। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2005। उसमें फॉर्म की गई कब? जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आया, एंड इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कैसे बनी है? स्टैट्यूटरी एक्ट से बनी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बेसिकली। कमीशन में एक होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और होंगे 10 से ज़्यादा नहीं इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, मतलब टोटल 11 होंगे। ठीक है, ये मेंबर्स होते हैं। अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन पर किसकी? एक कमेटी की, जिसमें कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, जो चेयरपर्सन की तरह बैठेंगे। उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा होगा, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, जो नॉमिनेट करेगा कौन? प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें क्या होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर, फिर एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के, और कैबिनेट मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट करेगा कौन? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, टेन्योर क्या होता है? 65 ईयर्स। ठीक है, या तो शैल होल्ड ऑफिस अंटिल फॉर सच टर्म एज प्रिस्क्राइब, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करेंगे उन टर्म के लिए, या फिर 65 ईयर्स तक जब वो पहुंच जाए तब तक के लिए इनकी नॉमिनेशन, ये अपॉइंटेड होते हैं। ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं।
ये आगे रीअपॉइंट नहीं हो सकते। पावर और फंक्शंस ऑफ सीआईसी देख लेते हैं एक बार। ड्यूटी होती है इनकी, ड्यूटी है समझिए इसको, कमीशन की, कि रिसीव करे और इंक्वायरी करे किस चीज में, इनटू अ कंप्लेंट, किसी ऐसी कंप्लेंट को लेकर जो एक बंदे की तरफ से आई हो जिसने इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी हो अंडर आरटीआई 2005। मतलब अगर आपने किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है, इंफॉर्मेशन मांगने के लिए एक्सेप्शंस होती हैं कुछ, कि हर डिपार्टमेंट से नहीं मांग सकते जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, लेकिन नॉर्मली अगर आप किसी डिपार्टमेंट से मांगे और वो अगर आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं एक सर्टेन ड्यूरेशन में, या फिर जो उनका रिप्लाई आया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस में इसको डाल सकते हैं। तो इसकी ड्यूटी होती है कि उन रिक्वेस्ट को, उन कंप्लेंट को देखें जो आपने डाली है वहां पे। कमीशन एक ऑर्डर इंक्वायरी भी कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है इनटू एनी मैटर इफ देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स। अगर उसको लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स हैं इस चीज में, और लगता है कि हाँ यार कैपेबिलिटी है इस केस के अंदर, और देखा जा सकता है कि हाँ यार गलत तो हो रहा है, तो वो अपनी मर्जी से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा इसको। सो मोटो पावर का मतलब होता है खुद ब खुद, अपनी मर्जी से। जरूरी नहीं है कि आप कुछ कंप्लेंट डालो कि मेरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है इस डिपार्टमेंट की तरफ से, वो खुद की मर्जी से भी इंक्वायरी कर सकते हैं, ऑर्डर। ठीक है। इंक्वायरी करते वक्त कमीशन के पास पावर्स होती है ऑफ अ सिविल कोर्ट, जब भी समन करना हो, किसी को बुलाना हो ऑफिस के अंदर, या डॉक्यूमेंट्स मांगने हो कि डॉक्यूमेंट्स हमें दो। रिमूवल कौन करता है? प्रेसिडेंट। किन ग्राउंड्स पे? बैंक्रप्सी, अनसाउंड माइंड, ठीक है, इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड, या इम्प्रिजनमेंट के लिए सेंटेंस्ड हो फॉर अ क्राइम, या एंगेज्ड इन पेड एम्प्लॉयमेंट। तो उसके लिए क्या होगा कि इनको रिमूव कर देगा कौन? प्रेसिडेंट। He can also be removed for proved misbehavior or incapacity। सिर्फ इन दो ग्राउंड्स पर ही, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ ये चीज़ों के लिए ये गुनहगार है, तो वो बताएंगे और फिर प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं उनको। ये अपनी मर्जी से भी रिजाइन कर सकते हैं, किसको? प्रेसिडेंट को लिखकर, और वो रिजाइन कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को देखें तो देख लेते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट और एक स्टैट्यूटरी कमेटी है जो आरटीआई एक्ट के अंडर फॉर्म हुई है, ताकि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सिटीजन्स को दी जा सके। ये वही वाली चीज़ है। इट हैज़ ज्यूरिडिक्शन ओवर स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज, उनके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड अथॉरिटीज, इन सब के लिए बेसिकली ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर काम करता है। कॉम्पोजिशन क्या है? वही सेम, 1+10। गवर्नर अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, वहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ चीफ मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर बोलेंगे, और वहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वालिफिकेशन किसी मेंबरशिप के लिए, टू कमीशन आर पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ। जो क्वालिफिकेशंस क्या होती है मेंबरशिप के लिए, इन ऑफिस में आने के लिए, वो यहाँ पे है, यहाँ दोनों की सेम है, प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, सेम है, कवर आपका सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो अलग अलग सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्वालिफिकेशंस दोनों की सेम है। ठीक है, कैसे होने चाहिए? एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, ठीक है, विद एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। दे कुड नॉट बी एमपी और एमएलएस, ना ही वो एमपी और एमएलए होने चाहिए, ना ही वो क्या होने चाहिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड होने चाहिए, कोई ऐसा बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हों, या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हों, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 65 और 5 ईयर्स सेम सेटअप यहाँ पे भी है, 5 साल और 65 साल। इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अगर कुछ बनना है तो वो चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट का जो होगा वो बन सकता है, लेकिन कैन बी इन ऑफिस फॉर मैक्सिमम 5 ईयर्स इंक्लूडिंग हिज टेन्योर एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मतलब अगर 3 साल के लिए आईसी रह चुका है, वो मैक्सिमम 5 ईयर्स के रह सकता है, तो 2 साल वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तहत भी रिक्रूट किया जा सकता है। इतने डीप में सवाल नहीं पूछते, डोंट वरी। रिमूवल कौन करेगा? गवर्नर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, वही सेम ग्राउंड्स, ठीक है, जो अभी हमने देखा, सेम ग्राउंड्स पे है। साथ में ही कैन ऑल्सो बी रिमूव फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करे और उसको गिल्टी मान ले तो, और या फिर वो गवर्नर को भी अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं।
सेम है। फिर आता है हमारे पास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, देख लेते हैं इसको। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 में आया बाय रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन अभी तक ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एक अटैच्ड ऑफिस है बेसिकली एक, ठीक है। और पावर कहां से आती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, DSPE एक्ट बोलते हैं इसको, 1946 का। उन्होंने उस एक्ट के अंदर इस बॉडी को बनाया गया, जो सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और इस ऑफिस को क्रिएट कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CBI रिकमेंडेड बाय के संथनम कमेटी जो है, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CBI की बात की थी। CBI कौन होगा? हेडेड बाय अ डायरेक्टर, और असिस्ट करेंगे उनको एक स्पेशल डायरेक्टर। टेन्योर होगा 2 years बाय CVC एक्ट 2003। CVC एक्ट जो होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट जो होगा, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, बताता हूं मैं भी आपको, कनेक्टेड है। जैसे ही सिविल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 आया, तब इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। इससे पहले ये सिर्फ एक अटैच्ड ऑफिस था। ये किसके अंडर काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस उनके अंदर आती है, एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो बेसिकली ये PMO उसके अंडर आता है, ये इस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंडर काम करता है। इनका रोल है टू प्रिवेंट करप्शन और एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंटेग्रिटी रहे। मतलब करप्शन केसेस किसी के आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो उनको कौन देखता है? करप्शन के CBI देखती है। सुपरविजन ऑफ CVC, जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को चाहिए होते हैं तो उनके सुपरविजन के अंडर काम करा जा सकता है इनकी तरफ से। जब भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, देखो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके ऊपर धाराएं लगाई है, अगर आप पे केस लग रहा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सुपरवाइज करेगी CBI को कि भाई ये काम करो, अब इस टाइम के लिए तुम हमारे अंडर हो। तो CVC इनकी हेल्प ले सकती है। ये इन्वेस्टिगेट करते हैं उन केसेस को जो कनेक्टेड होते हैं टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड फिस्कल लॉज को, अगर आप तोड़ें, ब्रीच करें उन लॉज को जो कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सब से रिलेटेड हो, ये आपकी जरूरी नहीं है। इट कैन बिगिन अ प्रोब अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, ये खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या कंडीशन है? अगर स्टेट गवर्नमेंट एक रिक्वेस्ट करे और यूनियन गवर्नमेंट अग्री कर जाए उस पर, ठीक है, तो क्या होगा? CBI इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी, ठीक है। इट कैन टेक अ केस सुओ मोटो ओनली इन द यूनियन टेरिटरीज, खुद की मर्जी से अगर कोई केस लेना है इनको तो ये ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ यूनियन टेरिटरीज में। सीधा सा मतलब है, जहां स्टेट गवर्नमेंट नहीं है वो कैसे इनको रिक्वेस्ट करेगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही है, तो बेसिकली अगर उनको करना है सुओ मोटो तो वो कर सकते हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर। एस्टैब्लिश इन 1964, अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, 1964 में बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, लेकिन CVC एक्ट 2000 में फोर्स पास्ड हुआ ऑन रिकमेंडेशन ऑफ संथनम कमेटी। ये दोनों संथनम कमेटी के रिकमेंडेशंस में आई। किस लिए हैं? ये करप्शन केसेस के लिए हैं, ये दोनों बॉडीज। देखना अब इसको, एक ऐसी एजेंसी डेजिग्नेट की गई है, इसका काम क्या है? टू रिसीव एंड एक्ट ऑन कंप्लेंट्स और डिस्क्लोजर ऑफ एनी एलिगेशन ऑफ करप्शन और मिसयूज ऑफ ऑफिस फ्रॉम अ विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का मतलब जो भेद खोल दे आपका जाके, ठीक है। तो विसल ब्लोअर वो होते हैं जो जाके बता दे कि ये ऐसा ऐसा चल रहा है। तो इनका काम क्या है कि रिसीव करें ऐसी कंप्लेंट्स को या उन पे एक्शन ले जो किस बात के लिए आ रही हो? करप्शन रिलेटेड है। तो करप्शन रिलेटेड है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। एपेक्स बिजनेस इंस्टीट्यूशन है कंप्राइजिंग ऑफ चीफ विजिलेंस कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। तो 3 मेंबर्स हो गए। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा अंडर हिज हैंड एंड सील फॉर 4 और 65 ईयर्स, 4:65 की इसकी रेशियो है। रिकमेंडेशन कैसे सेलेक्ट होंगे? ऐसे थोड़ी किसी को उठा के डाल दोगे। अगर करप्शन के केसेस को करने वाले के लिए अगर गवर्नमेंट अपने हिसाब से डाल देगी तो गवर्नमेंट के करप्शन केसेस कभी लेंगी नहीं है बॉडी, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करेंगे ये लोग। लेकिन यहाँ एक कमेटी है जो इन मेंबर्स को शॉर्टलिस्ट करेगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये लोग बैठ के रिकमेंडेशन देते हैं कि इनको सेलेक्ट कर लो।
नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, और सैलरी और अलाउंस जो होते हैं वो यूपीएससी के मेंबर्स के जैसे होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जब इंक्वायरी हो चुकी हो और प्रूव हो गया हो कि प्रूवन मिस इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर है। देखा होगा आपने सभी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ये सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी जरूर बीच में आती है फॉर प्रूवन इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर। प्लीज इसको याद रखिएगा, ऐसे याद जल्दी रख पाएंगे आप। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कंप्लेंट रिसीव करता है करप्शन पे या मिसयूज ऑफ ऑफिस पर, और उसके बाद रेकमेंड करता है कि क्या एक्शन लेना चाहिए। फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज या पर्सन सीवीसी के पास जा सकते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यार एक ऐसा केस चल रहा है कि इसमें लग रहा है हमें करप्शन के चार्जेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट गई कि यार कर लो ऐसा, तो उसके बाद क्या एक्शन लेना है वो चीफ विजिलेंस कमीशन का काम है। लोकपाल को लगता है कि हमारे पास जो केस आया है, अब लोकपाल का क्या, सुप्रीम कोर्ट का काम ये थोड़ी है कि बाहर जाके देखे ही क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन उसका काम थोड़ी है। वो कौन करेगा, वो सीवीसी को हायर कर लेंगे। विसल ब्लोअर्स के लिए विसल ब्लोअर्स जा सकते हैं इनके पास डायरेक्टली। ठीक है, याद रखना इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। तो क्या करेंगे ये लोग, ये एक्शन रेकमेंड करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो सीवीसी ईदर गेट्स द इन्वेस्टिगेशन डन थ्रू सीबीआई, या फिर चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उनको बोल के कर सकते हैं। खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। इट इज एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू ऑफेंसेस to alleged to have been committed under Prevention of Corruption Act 1988 by certain categories of public servants। तो किस एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें करती हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के को लेकर अगर आप पे कुछ केसेस फाइल हुए हों, उन मैटर्स में कौन देखेगा इस सब चीज़ों को, वो देखेगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, अब आते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे डाल दी गई है, आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इनसे क्वेश्चंस नहीं आते, कभी भी कभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि न्यूज़ में इनका कोई ऐसा खास रोल है नहीं। लेकिन एनआईए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2009। कैसे, एनआईए एक्ट 2008 बना आफ्टर द ताज अटैक। 26/11 अटैक जो हुआ था, अजमल कसाब जो थे, वो जो था बेवकूफ़ आदमी, उसने जब वो केस किया पूरा, और पाकिस्तान से पूरा ऐसा ही पता नहीं क्या करते हैं लोग यार, तो वो किया उन्होंने, और मतलब और फिर उसके बाद केस, मुझे ऐसा लगता है कि पुलवामा अटैक अगर आपको याद हो, मतलब मैं अपने दिल से पूछो, आपको लगता है कि ये कोई पुलवामा अटैक 26/11 से बड़ा अटैक था? हम सब जानते हैं नहीं। जो दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की इन लोगों ने, उसमें उसके मुकाबले में ये कम था, लेकिन ऑफ कोर्स जवानों की जान जाना हम लोगों के लिए, सबके लिए एक दुख की बात है और बुरा भी लगता है बहुत ज़्यादा। पुलवामा अटैक के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दी इस गवर्नमेंट ने। एक बार सिनेरियो सोच के देखो, अगर 26/11 का अटैक कर दिया होता और हमें पता था पाकिस्तान ने किया है, तो ये आदमी जो आज गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है ना, ये आदमी, ये पाकिस्तान के सदर के सामने बैठ के उससे झाड़ू पोछा लगवा रहा होता, और पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, ये सारे एरिया कंट्रोल किए जाते। ये पावर है इस गवर्नमेंट में एक्शन लेने की। ये बात तो मुझे सही लगती है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस पे एक्शन भी अच्छा खासा लिया जाता है। 26/11 अगर इनकी गवर्नमेंट के उसमें हो जाता, मैं तो चाहता हूँ कभी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन आपको पता चल जाएगा कैसे पाकिस्तान को कब्जा कर लेंगे पूरा। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करती है, हाँ, तो ताज अटैक हुए उसके बाद इस एजेंसी को बनाया गया, जब हमें लगा कि यार कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। तो ये एक सेंट्रल एजेंसी है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए उन ऑफेंसेस को जो सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को अफेक्ट करे। अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि यार हम इतनी बॉडीज़ के नाम सुनते हैं, उनका काम क्या है। सीबीआई वहाँ होगी जहाँ करप्शन होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन वहाँ होगी जहाँ पे टेररिज्म होगा। इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी विदाउट दी स्पेशल परमिशन फ्रॉम स्टेट। सीबीआई की तरह स्पेशल परमिशन ली, घुस जाते हैं लोग एनआईए के। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट मे रिक्वेस्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैंडल
हैंड ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस टू द एनआईए। वो बस स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगे कि पुलिस नहीं संभाल पा रही है तो वो सेंटर को रिक्वेस्ट करके बोल सकती है कि प्लीज़ एनआईए को ये केस जो है हैंडल कर दो, हैंड ओवर कर दो, प्रोवाइडेड द केस हैड बीन रजिस्टर्ड फॉर द ऑफेंसेस एज कंटेन्ड इन द शेड्यूल ऑफ एनआईए एक्ट। तभी हो सकता है जब एनआईए एक्ट जो 2008 का बना था उसमें जो केस से रजिस्टर करना चाहते हैं वो ऑफेंस उस एक्ट में दे रखा हो। अगर एनआईए के एक्ट में बहुत सारे ऑफेंसेस दिए हुए हैं, अगर वो ऑफेंस है और स्टेट को लगता है कि हाँ हमें चाहिए अब एनआईए, तो एनआईए जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है एनआईए को टू टेक ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस। शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब जो इस एक्ट में सारे ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, गुनाह लिखे हुए हैं, उन सब पे कि इंडिया के किसी भी कोने में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी ऑर्डर कर सकती है इनको। ऑफेंसेस अंडर एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, यूएपीए एक्ट 1967 आर टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रोसिक्यूटेड बाय एनआईए। समझ आ रहा होगा, इतने बड़े एक्ट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी पे बात कर रहे हैं, तो इन एक्ट्स में जब किसी को अंदर डाला जाता है तो उसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करती है। करंटली एनआईए की 9 ब्रांचेस हैं, उसकी स्पेशलाइज्ड यूनिट एक है और फिर 9 ब्रांचेस हैं। ठीक है, रिसेंट अमेंडमेंट हुई थी 2019 में, एक बिल पास हुआ था, ठीक है, अमेंडिंग द ओरिजिनल एक्ट 2008। बिल ने बोला कि हम अलाउ करना चाहते हैं एनआईए को टू इन्वेस्टिगेट द फॉलोइंग एडिशनल ऑफेंसेस। हम और एडिशनल ऑफेंसेस भी डालना चाहते हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफीट करेंसी या बैंक नोट्स, ठीक है, उस पर मैन्युफैक्चर या सेल ऑफ अ प्रोहिबिटेड आइटम, साइबर टेररिज्म या वो ऑफेंसेस जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 में होने चाहिए। फिर होते हैं यहाँ पे स्पेशल एनआईए कोर्ट्स, किसके लिए? फॉर द ट्रायल ऑफ केसेस रजिस्टर्ड एट वेरियस पुलिस स्टेशंस ऑफ एनआईए अंडर सेक्शन 11 एंड 12। ये आपकी जरूरत नहीं है, डोंट रीड इट, ठीक है। और ये कोर्ट्स की कोई भी जुरिस्डिक्शन होगी, ये सवाल आता है कि किस किस पे ये लोग जुरिस्डिक्शन है इनकी, किस किस पे इनका कंट्रोल है, वो डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। इसमें आपको और इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सभी खत्म हो जाती हैं एक ही क्लास के अंदर, विद नोट्स, विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड फॉर द एग्जाम। आपके डिफेंस एग्जाम्स के लिए जहाँ पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के लिए, वो एक ही क्लास में हमने करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तीनों टॉपिक्स और साथ में और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमारे बच गए हैं वो उस क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और उससे हमारा इंडियन पॉलिटी का कोर्स पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स। इंडियन ज्योग्राफी में मैं बता देता हूँ हमारी स्पेशलिटी क्या होगी। ये आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, जिस तरीके से ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है आपको। मैं समझता हूं कि 6th to 12th की जो एनसीईआरटीज पढ़ने के लिए यूपीएससी डिमांड करता है वो अच्छी बात है, और वो पढ़नी भी चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी बुक की इंपॉर्टेंस नहीं है, मानिए या ना मानिए। रेफरेंस बुक्स उठा रहे हैं अगर आप ज्योग्राफी के लिए तो आप बहुत ही बेवकूफ़ी कर रहे हैं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ भी जाता है तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये मत समझिए उस रेफरेंस बुक से आ रहा है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन रेफरेंस बुक से हो या ना हो, वो बनाए हैं यूपीएससी ने इसीलिए कि वो आप उसको अटेम्प्ट ना करो। सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने अपने एग्जाम में, तो प्लीज़ एटलीस्ट 6th to 12th एनसीईआरटीज इसी को रिवाइज नहीं कर पाते हो आप लोग, कहाँ दूसरे नोट्स पे भाग रहे हो। एनसीईआरटीज से डायरेक्टली पढ़ो। एनसीईआरटीज में मैपिंग जो कर रखी होती है ना, बहुत बार आपको मैप्स में जो सवाल पूछ लिए जाएंगे वो बेसिकली वहीं से उठाए हुए हैं, सीधा एनसीईआरटी से वो उठाए हुए हैं, जो इतने साल पहले तक के टॉपिक्स लिखे हुए हैं वहाँ पे, तो वो वहीं से उठाते हैं पोर्शन सारा। क्या होता है कि जब आप 6th क्लास की एनसीईआरटी उतारते हो, फिर जाते हो 7th क्लास की पे, फिर जाते हो 8th में, तब तक क्या होता है आप 7th और 6th को भूल ही जाते हो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टॉपिक से करेंगे। जैसे मान लीजिए यूनिवर्स, सोलर सिस्टम और इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, तो 6th to 12th में जितने भी चैप्टर्स उससे रिलेटेड होंगे वो हम वो एक ही फ्लो में और एक ही क्लास में करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा रिदम और हमारा फ्लो बनता रहे, ठीक है। साथ में अगर हमको रिवर सिस्टम पढ़ना है या फिर इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स को देखना है, तो हम 6th to 12th में जितने भी चैप्टर्स उससे रिलेटेड होंगे वो हम एक ही क्लास में कर लेंगे, ताकि हमारा पूरा टॉपिक एक क्लास में हो जाए और हमारा फ्लो बना रहे, हम भूल ना जाए।
ये समझने की कोशिश करो, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। ये ऐसा कोर्स कहीं पे आपको अवेलेबल नहीं होगा जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सोचिए और समझिए इस बारे में एंड enjoy your notes, complete your Indian polity course now. Okay, I'll meet you in the next class. Thank you so much for watching.